Hello students, I am Shivani Sharma. Welcome back to my YouTube channel शिवानी साइंस एजुकेशन। तो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क को हम कंप्लीट कर चुके थे एंड एनर्जी हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमने दो टाइप में डिस्कस की थी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। काइनेटिक को हम कल डिस्कस कर चुके थे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बॉडी के मूवमेंट यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पढ़ा था कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है, उसमें क्या है, एक एनर्जी स्टोर है जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही एनर्जी होती है, यानी कि जो इस टाइम पे रेस्ट पे है, सपोज मैं आपके सामने अभी रेस्ट पे एक ही पोजीशन पे खड़ी हूँ, तो क्या मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है? या मैं सडनली चलना शुरू करती हूँ, तो ये चलना मैंने कैसे शुरू किया, यानी कि मेरे में कहाँ से एकदम से एनर्जी आई कि मैंने चलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं, जो कहीं किसी पोजीशन पे पड़े हुए हैं, जो अपनी पोजीशन पे इस टाइम पे फिक्स हैं या बैठे हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई एनर्जी है। तो जो ऑब्जेक्ट्स अभी मूव नहीं भी कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक एनर्जी है, एक एनर्जी जो है वो स्टोर है। हो सकता है वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, उन पे कोई वर्कडन नहीं हो रहा है, लेकिन उनके अंदर भी एक एनर्जी जो है वो स्टोर है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हर एक ऑब्जेक्ट में है, जो रेस्ट पे है, जो हाइट पे है, यानी कि जिसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, जिसके शेप या उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी शेप की वजह से, उसके साइज की वजह से या फिर उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एक बार अपनी डेफिनेशन रीड करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है पोटेंशियल एनर्जी की, कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एनर्जी है ड्यू टू, किसकी वजह से एनर्जी है, इट्स पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन की वजह से, कि वो कहाँ कहाँ पर है, वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, वो कुछ हाइट पे है, डेप्थ में है या ग्राउंड पे है, किस पोजीशन में है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसकी शेप और उसकी साइज की वजह से भी, कोई ऑब्जेक्ट की शेप और किसी ऑब्जेक्ट के साइज की वजह से भी जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि जो ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट पे हैं, जो अपनी शेप को, पोजिशन को या किसी साइज को चेंज कर रहे हैं, उनके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई एक स्टोन है, एक पत्थर है जो अभी ग्राउंड पे है, यानी कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, अभी वो रेस्ट पे है, यानी कि हमारी तरफ से उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस पत्थर को उठा के किसी एक टेबल पे रख दिया, या मैंने इसको पत्थर को उठाया और उठा के ऊपर से लिफ्ट कर दिया। सपोज ये पेन है, अभी यहाँ पर रखा हुआ है, रेस्ट पे है, मतलब इसमें अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो अभी इसके अंदर मुझे नहीं पता एनर्जी है या नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको उठा के ऊपर से छोड़ती हूँ, मैंने इसको क्या किया, ऊपर से छोड़ दिया, ऊपर से छोड़ने से क्या हुआ, इसने मूव करना शुरू कर दिया, इसमें क्या आ गई, मूवमेंट आ गई। मूवमेंट का मतलब इसने वेलोसिटी को अपनी चेंज कर लिया। तो ये इतनी पावर इसमें कैसी आई, मतलब ये एनर्जी कहाँ से आई इसके अंदर, कि अभी तो बिल्कुल रेस्ट पे था, कोई एनर्जी नहीं थी अभी। तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने इसको ऊपर से छोड़ा, इसने क्या हुआ, इसमें कोई एक एनर्जी थी, यानी कि इसके अंदर पहले से ही एक एनर्जी स्टोर्ड थी, क्योंकि जब इसने मूव किया तब तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आई। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम अपनी तरफ से डिस्ट्रॉय, यानी कि ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो जब मैंने इसको ऊपर से छोड़ा, इसके अंदर मूवमेंट हुई, मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी आई। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, इसका मतलब इसके अंदर जब ये रेस्ट पे था, अभी इसके अंदर कोई एनर्जी है जो बाद में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई। तो अब इसकी पोजीशन की वजह से जो इसके अंदर पहले से ही एनर्जी स्टोर थी,
उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, पोटेंशियल एनर्जी का। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से या शेप की वजह से या फिर उसके साइज की वजह से जो एनर्जी होती है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे ये तो पोजीशन का था कि यहाँ पर था, इसकी पोजीशन को मैंने चेंज किया तो इसमें एक एनर्जी आ गई। जैसे रबर बैंड होता है या फिर स्प्रिंग होता है, आप क्या करते हो उसको, अभी वो नॉर्मल शेप में है, आप उसको स्ट्रेच करते हो, खींचते हो। जब आपने उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच कर दिया तो उसकी शेप में चेंज आ गया। वो पहले इतना था, अब वो बड़ा होकर के इतना हो गया। रबर बैंड है या कोई भी स्प्रिंग है, अभी वो नॉर्मल रेस्ट पे है तो हमें नहीं पता उसमें एनर्जी है या नहीं है। जब मैंने उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से उसका शेप चेंज हुआ। शेप चेंज करने से जब मैंने उसको लीव कर दिया, यानी कि स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो वापस उसने क्या करा, अपने उसी शेप में वापस आ गया। लेकिन वो अपनी शेप में वापस कैसे आया, कुछ ना कुछ एनर्जी तो यूज की है। यानी कि जब मैंने उसको खींचा, खींच के मैंने उसको छोड़ा तो उसके अंदर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, क्योंकि एनर्जी तो खुद ब खुद क्रिएट नहीं होती, हमने तो पैदा नहीं की। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आई, उसके अंदर पहले से ही एक एनर्जी स्टोर थी। वो किस वजह से थी, उसकी शेप की वजह से। जैसे ही हमने उसकी शेप को चेंज किया, वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी वो किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या है, शेप की वजह से। तो एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप, साइज एंड पोजीशन, इनकी वजह से जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट्स एंड उसकी क्वांटिटी की, कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो या तो स्केलर होगी या वेक्टर होगी, यानी कि या तो उसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। जैसा हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है। जब एनर्जी ही क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो उसी का ही टाइप है ना, तो वो भी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और यूनिट्स क्या है, एनर्जी की जाउल होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जाउल में ही मेजर होगी। तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी यूनिट्स भी है, सेम है एज दैट एनर्जी, तो यानी कि जाउल। तो आप किसमें मेजर कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी को भी, जाउल में। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी शेप की वजह से, पोजीशन की वजह से, साइज की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक तरीके की एनर्जी ही है, तो यूनिट्स और जो ये है एक स्केलर क्वांटिटी है वो सेम होगी जैसे हमारी एनर्जी होती है। अब हमने जैसे पिछली वीडियो में काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा था, फिर उसके यूनिट्स को डिस्कस किया था, फिर हमने उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर हमें निकालना पड़े कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए। इन द सेम वे अगर हमें निकालना पड़े कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, यानी कि मुझे निकालना है इस पेन के अंदर इस टाइम पे कितनी एनर्जी स्टोर है या मेरे अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, तो मुझे भी एक फॉर्मूला चाहिए होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद एन एग्जांपल। तो सपोज ये ग्राउंड है मेरा, कोई स्मूथ ग्राउंड है, यहाँ पर मेरा कोई बॉक्स है, मैंने कोई बॉक्स लिया है या कोई भी ऑब्जेक्ट, आप कोई बॉल ले लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई बॉक्स ले लो। तो मैंने अब इसको बॉक्स को यहाँ पर रखा हुआ है। अब आपको इतना बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो हर एक बॉडी के ऊपर लगेगी, जो भी चीज आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे है। यानी कि इसके बॉक्स के ऊपर भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और वो ग्रेविटी किसके बराबर लगती है, वेट के बराबर। ये सब आपको कैसे पता है, अगर किसी ने अपनी पिछली वीडियोस देखी हैं, और अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसे नहीं समझ आएगा कि ग्रेविटी नीचे क्यों लगा, वेट के इक्वल कैसे लगा। सो प्लीज वॉच दैट वीडियोस। तो इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी और हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था कि देयर इज एन एक्शन एंड ऑलवेज है ऑपोजिट रिएक्शन, कि एक एक्शन होगा तो उसके ऊपर एक रिएक्शन भी होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बॉक्स लिया जिस बॉक्स का मास कितना है, m क्या है, उस बॉक्स का मास है। तो बॉक्स के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, यानी कि जो उसको नीचे की तरफ खींचेगा। अब मैंने क्या किया, अभी इस बॉक्स के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, मुझे नहीं पता कि एनर्जी है कि नहीं है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। मैंने इस बॉक्स को लिया, उठाया और इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया। यानी कि सपोज ये पेन यहाँ पर ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, अभी इसका मास m है और इसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटी लगा रही है। मैंने क्या किया, इस पेन को उठाया, ऊपर तक ले गई, यानी कि h हाइट, सपोज ये हाइट जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो कितना है, h, यानी कि मैंने इसको क्या किया, यहाँ तक ले गई। तो अब ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, h, यानी कि मैं इसको h हाइट तक लेकर गई हूँ। तो फोर्स मैंने किस डायरेक्शन में लगाया,
अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वर्क डन। यानी कि इस बॉक्स के ऊपर मैंने कुछ वर्क डन किया है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर सपोज W वर्क डन हुआ है। कितना वर्क डन हुआ है, W। तो मेरे पास एक बॉक्स था जिसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा था, मैंने इस बॉक्स के ऊपर F फोर्स लगाया, वो फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, जो बॉक्स है H हाइट पे आ गया। अब फोर्स लगा था, डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो वर्क डन भी होगा। तो मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, वर्क डन, क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, वर्क डन। अब सबसे पहले मैंने फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, h क्या है, हाइट, कि कितनी हाइट तक मैं लेके गई हूँ। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब हमें न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, m, एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं ma यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर जो काम है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। ग्रेविटी के अगेंस्ट का मतलब क्या है, ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, मैं फोर्स लगा रही हूँ ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी के उल्टा फोर्स लगा रही हूँ, यानी कि यहाँ पर आपकी ग्रेविटी इंक्लूड है। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम कंसीडर करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह क्या लिया है, g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरे पास कितना फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि ग्रेविटी की वजह से है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है, पहले पोजीशन यहाँ थी, अब पोजीशन यहाँ आ गया, तो कितना चेंज हुआ है, कितने डिस्टेंस है बीच की, h। तो यानी कि s की जगह आपका क्या आएगा, h। फोर्स आपने कितना लगाया है, mg, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया एंड यू गेट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमने वर्क डन निकाला, तो हमें पता होना चाहिए कि वही वर्क डन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पर आप एक लाइन इंक्लूड कर लीजिए कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हमारा क्या है, फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप किस फॉर्मूला को यूज करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, यानी कि mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन, इनकी डिस्प्लेसमेंट है। h आपकी क्या है, हाइट, मतलब कि आपने पोजीशन को कहां से लेके कहां तक उठाया है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड जो हाइट है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उसकी पोजीशन के भी, यानी कि पहले पोजीशन ज्यादा पे गई है या कम पे गई है, ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है या ऑब्जेक्ट का मास कम है, तो इन दोनों वेक्टर्स पे डिपेंड कर रही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी अगर इन दोनों में से कोई ना कोई वेक्टर भी चेंज होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट कि अभी तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, क्या हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी होती है, डिपेंड करता है इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो जाएगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। पहला फैक्टर है मास, क्या मास नेगेटिव हो सकता है, अगर किसी का मास 2 है तो क्या वो -2 हो सकता है, नो, यानी कि ये तो फैक्टर हो गया कैंसल, यानी कि इसके नेगेटिव ये तो होगा ही। सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है कि एक्सेल जो ग्रेविटी है वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगती है, क्या उल्टा भी लग जाएगी, क्या अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऐसा भी हो जाए कि अर्थ हर एक चीज को नीचे की तरफ खींचती है, क्या ऐसा भी होगा कि अर्थ खुद ब खुद अपनी हर एक चीज को ऊपर की तरफ फेंकना शुरू कर देगी, नॉट पॉसिबल। तो जी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। बची है हाइट। हाइट कैसे आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, सपोज ये मेरा ग्राउंड लेवल है, यानी कि ये सिर्फ ग्राउंड है, अर्थ का जो लेवल है वो इतना है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ तो मेरी हाइट है पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं इसको नीचे की तरफ गड्ढा खोद के नीचे की तरफ डाल दूं तो क्या होगी, हाइट मेरी नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड उल्टी डायरेक्शन में आएगी। अगर मैं इस बॉक्स को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो मैं हाइट को पॉजिटिव ले रही हूँ, लेकिन अगर मैं नीचे
सपोज कोई पूल है स्विमिंग पूल है, उसके अंदर नीचे ऐसे फेंक दूं तो मेरा क्या जाएगा, डेप्थ में जाएगा, यानी कि अब मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की बजाय कहाँ आ गया, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आपकी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एच, यानी कि हाइट आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर मेरी एच की जगह माइनस एच कर दूं तो आपकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी निकल के, नेगेटिव। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है हाइट पे, यानी कि आप उसको अर्थ के सरफेस के लेवल के ऊपर लेके जा रहे हो या अर्थ के सरफेस के लेवल के नीचे लेके आ रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बहुत अच्छा सा लेक्चर था, जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। इसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।